वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 17 अक्टूबर, थर्सडे है। देख लेते हैं आज आर्टिकल्स में कौन कौन से एडिटोरियल्स में न्यूज़ हैं। ठीक है, ये सारे जो हम डिस्कशन करते हैं ये मेंस ओरिएंटेड होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी आती हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन पेज पे आता है। ठीक है, मैं आपको बताती चलूँगी इसमें, और आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे तो उनके लिए मैं बता दूँ, आप टेलीग्राम में PRIUPSC करके आप टाइप करिएगा तो टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। ठीक है, या फिर मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा PDF के लिए। ठीक है, और इसके अलावा आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं या फिर कोई भी कुछ सजेशन या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे लगी वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि वो एक चीज़, आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए, मेरे वर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा एक एंथुसियाज़म का काम करेगा कि हाँ, हम राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। हम चीज़ों को जो है, जो मेन एस्पिरेंट है जिन्हें नीड है इस चीज़ की, उन तक ये चीज़ पहुंच पा रही है। ठीक है, देखिए इसका मेन मोटिव मैं बता देती हूँ एक बार, क्योंकि काफ़ी लोग नए हैं इसलिए नहीं पता कि एक्चुअली इस न्यूज़पेपर को डिस्कस करने का मेन मोटिव है, क्योंकि हिंदू तो आए दिन बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे जो हिंदू के लिए हैं, अवेलेबल है, लेकिन एक्सप्रेस के लिए बहुत ही कम चैनल्स हैं। ठीक है, तो उसी वजह से हमने शुरू किया है। और ऊपर से एडिटोरियल जो इसका एक्सप्लेनेशन का आता है, एक्सप्रेस का, इंडियन एक्सप्रेस का, बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज और बहुत ही क्रिप्स तरीके से बहुत इश्यूज़ को, माइन्यूट इश्यूज़ को यहाँ पे कवर किया होता है, और एग्जांपल्स काफ़ी होते हैं इन आर्टिकल्स में, इन न्यूज़पेपर्स में। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे एडिटोरियल हम कवर कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ बताइएगा अपने कमेंट सेक्शंस में अपना रिव्यू। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज क्या क्या आर्टिकल्स हैं। तो देखिए सबसे पहला आर्टिकल क्या है, अभी यूपी ने क्या किया है, 2 ऑर्डिनेंस पास किया है। ठीक है, देखिए ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब आपके लेजिस्लेटिव, ठीक है, जो आपके लोकसभा यानी आपका जो स्टेट असेंबली है ना, जब स्टेट लेवल पे जो आपकी स्टेट असेंबली होती है, ठीक है, देखिए कुछ स्टेट्स पे कुछ जैसे 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास स्टेट असेंबली भी है और स्टेट काउंसिल भी है। जैसे काइंड ऑफ हमारे पास लोकसभा यानी अपर हाउस और लोअर हाउस हमारा राज्यसभा है जो सेंटर में है, वैसे ही 6 स्टेट के पास तो जो है मेजरली 2 हाउस है, लेकिन और रेस्ट ऑफ जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास एक ही हाउस है। ठीक है, तो दोनों में से जो है ऑर्डिनेंस आप जो है कब पास कर सकते हो, जब स्टेट असेंबली सेशन में ना हो तो गवर्नर जो है ये ऑर्डिनेंस पास करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 213 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 213 के तहत स्टेट के पास पावर है ऑर्डिनेंस पास करने का, जब उनका सेशन में ना हो, उनका जो स्टेट असेंबली है। तो उसी टाइम इन्होंने क्या करा, 2 ऑर्डिनेंस पास किया, किस नाम से, द प्रिवेंशन ऑफ स्यूडो एंटी हार्मोनी एक्टिविटीज एंड प्रोहिबिशन ऑफ स्पिटिंग ऑर्डिनेंस 2024। इसके अलावा यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड कंज्यूमर राइट टू नो ऑर्डिनेंस 2024। एक्चुअल में ये आप पूछ सकते हो कि ये एक्चुअली मुद्दा कहाँ से उठा है। तो देखिए अभी कुछ टाइम पहले जब कावड़ की यात्रा चल रही थी, नवरात्रि से पहले, ठीक है, इससे पहले भी जब कावड़ यात्रा या कोई भी जब इस तरीके से जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, तो उस समय अक्सर यहाँ पे यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि आप उस लाइन में यानी कावड़ की यात्रा पे या रिलीजियस प्लेस की यात्रा पे जो शॉप्स होती हैं, जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, उनके शॉप्स को बोला गया, उनके ओनर्स को, कि आप अपने शॉप के बाहर अपना नेम प्लेट, अपना एड्रेस, अपना IFSI कोड, ठीक है, जो FSI कोड जो होता है, ठीक है, इसके अलावा कि आपके यहाँ वेजिटेरियन मिलता है या नॉन वेजिटेरियन खाना मिलता है, ये सारी चीज़ें मेंशन करने के लिए एक लॉ पास किया गया था, एक रूल पास किया गया। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि एक्चुअली क्या होता है, जो कावड़ एक जो प्रैक्टिस है हिंदू कल्चर में, हिंदू रिलीजन में, तो उसमें क्या होता है कि वेजिटेरियन फूड गैदर की जाती है, चाहे वो भले वो नॉन वेज खाते हों, लेकिन उस टाइम पीरियड तक जब तक कावड़ यात्रा होती है तो वो वेज जो है गेन करते हैं, है ना, अपने फूड में। तो उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो है इन्होंने मेंशन करवाया शॉपकीपर से कि आप क्लियरली मेंशन कीजिए कि आपकी शॉप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, ताकि जो कावड़ यात्रा में रिलीजियस प्रैक्टिस करने आ रहे हैं उन्हें उस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये चीज़ आई। अब जो है अचानक से क्या हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये 2 ऑर्डिनेंस पास कर दिया और सीधा सीधा बोल दिया कि जो भी शॉप्स हैं, कोई भी हैं, उन्हें अपने फूड सिक्योरिटी रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो राइटर है ना वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इसको। देखिए क्रिटिसाइज़ इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो ऑर्डिनेंस इन्होंने पास किया ना, देखिए ऐसा तो नहीं है कि ये जो 2 एक्ट आया, ये ऑर्डिनेंस जो आया है यानी हार्मोनी एक्टिविटी प्रोहिबिशन और इसके अलावा फूड कंटेमिनेशन
एग्जामिनेशन का जो ऑर्डिनेंस है ये एक्ट नहीं बनाया अभी, ठीक है। ऑर्डिनेंस आया अभी तो ठीक है, वापस इसको असेंबली में लेके आया जाएगा। लेकिन अगर ये असेंबली में ही सीधा एज अ बिल के फॉर्म आता तो अलग बात होती कि डिस्कशन के साथ जो है स्टेट ने इसकी नीड समझी थी कि भैया ज़रूरत है हमारे स्टेट में, तो फिर ये बिल से फिर एक्ट बनता। लेकिन यहाँ ऑर्डिनेंस पास किया तो यहाँ राइटर क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि भाई आपको जो गवर्नर है स्टेट लेवल पे ऑर्डिनेंस दिया क्यों गया है? दिया इसलिए गया है ताकि आप इमरजेंसी के टाइम पे जब आपके पास आपका सेशन खत्म हो जाए और आपको कुछ लॉ ऐसा बनाना पड़े तो ऐसे इमरजेंसी के सिचुएशन में उसका सही तरीके से यूज़ कर सको। लेकिन यहाँ फूड इन्फोर्समेंट के लिए, फूड सेफ्टी रेगुलेशंस के लिए बनाना, ये कहीं ना कहीं से भी ये सोशल हार्मनी को प्रेफरेंस देते हुए नहीं लग रहा है, ठीक है। काइंड ऑफ ये एक डिस्क्रिमिनेशन की वाली फील जो है यहाँ पे राइटर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इवन आपको पता है जब कावड़ वाला सिचुएशन, जब कावड़ वाले टाइम पे जब इन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि वेजिटेरियन आपको मेंशन करना पड़ेगा, आपके नाम, आपके बोर्ड, आप किस कास्ट से हो, आप किस रिलीजन से हो, ये सारी चीज़ें उन्हें पैम्पलेट में लिखना होता था। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस गया था ना, तो 2 महीने बाद जब ये रूल अनाउंस हुआ था उसके 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया था कि आप इस तरीके से नहीं डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो है ऑर्डिनेंस पास करना ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है। और यूपी की जो लॉ एंड ऑर्डर्स है कहीं ना कहीं हमारे जो सेक्युलरिज्म है, हमारे जो डाइवर्सिटी है उसके खिलाफ होता हुआ दिख रहा है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल राइटर कह रहे हैं कि यहाँ पे चाहे बुलडोजर जस्टिस हो या लव जिहाद की जैसे चीज़ें हो या एनकाउंटर करने का जो तरीका है यहाँ के गवर्नेंस का, वो कहीं ना कहीं जो है इसको हमारे लॉ एंड गवर्नेंस में इम्यूलेटेड नहीं करना चाहिए, बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे इंश्योर कर रहे थे कि हमारा काम क्या है, यहाँ पे फसाई का भी काम क्या है, कस्टमर के ट्रस्ट को बढ़ावा देना। इवन यहाँ पे ऑडियंस जब पास किया ना यूपी ने, तो इसने यही बोला कि हम सेक ऑफ कंज्यूमर्स के लिए, है ना, उनकी सेफ्टी के लिए हम ये ला रहे हैं। लेकिन राइटर यहाँ ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस तरीके की जो हरकतें हैं आपकी, वो हमारे गिग इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकती है, जो कि इकोनॉमी को एक रफ्तार देने के लिए एक नया तरीका है। और इवन न्यू टेक्नोलॉजीज, एम्प्लॉयमेंट, मिलियंस ऑफ जो है एफिशिएंसी को ये रोक सकती हैं, काइंड ऑफ ये ऑडियंस जो है, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये देखिए मेंस में देखिए डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इस बार राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ था तो उस समय एक प्रोहिबिशन करके एक एक्ट आया था लीक के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से ये फूड कंटामिनेशन का एक्ट सीधा सीधा आ भी सकता है। नहीं तो आप एज ए एग्जाम्पल में भी बता सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किस तरह से जो है गवर्नेंस का सही तरीके से रेगुलेट ना करना, या फिर ऑर्डिनेंस का कहीं ना कहीं अननेसेसरी चीज़ों पे या जिन चीज़ों को असेंबली में पास कराना है वहाँ ऑर्डिनेंस के फॉर्म में दिखाने में जो है आप एज ए एग्जांपल इसका यूज़ कर सकते हो। देखिए एक चीज़ मैं बता रही हूँ आपको, मेंस में क्या खेल होता है ना, आपके पास एग्जांपल्स चाहिए होते हैं। देखिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको बेसिक थ्योरी पता है कि फंडामेंटल राइट क्या है, DPSP क्या, आपको पता है कि इनसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको पता है सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, ये चीज़ें पता है। लेकिन आपका आंसर इससे काम नहीं चलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए पूछा कि सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो इश्यूज़ हैं आप उसको इलेबोरेट कीजिए, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप बेसिक तो बता सकते हो कि आर्टिकल इस तरह से ये है और फिनेंस कमीशन है 280 के तहत, तो ये सारी चीज़ें फंडिंग करती है। लेकिन आपको कुछ इश्यूज़ में बताते टाइम आपको एग्जाम्पल्स देना बहुत ज़रूरी है, और वो एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूज़पेपर ही है, आप लिख लीजिएगा। नो डाउट आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि मैम मैगज़ीन भी देती है, लेकिन आप हमेशा आप अप्लाई करके देख लेना। चाहे आप जैसे अभी अक्टूबर का आप देख रहे हो, अक्टूबर का जब मैगज़ीन आएगा ना तब आप देख लेना, जो एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हो ना वो एग्जाम्पल आपको मैगज़ीन में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपका न्यूज़पेपर फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल किडनी ट्रैफिकिंग के बारे में है। एक्चुअली यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे अगर आप ओवरऑल इंडिया की बात करोगे ना तो इंडिया में बहुत बड़ा एक मार्केट है स्पेसिफिकली किडनी, लिवर, हार्ट, आइज़, ब्रेन और पैनक्रियास का ट्रांसप्लांट करने के लिए। आपको पता है चाइना और USA के बाद अगर बहुत बड़ा इंडस्ट्री है अगर है वो पूरे ग्लोब में तो वो इंडिया का है, जहाँ हर साल 18,000 ऑर्गन रिप्लेसमेंट होते हैं, ठीक है। कई बार तो क्या होता है कि देखिए ये जो है अब
बड़ा मार्केट हो गया है। इसका सबसे बड़ा एक तो रीज़न इसके यहाँ के लॉ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है इंडिया का। ये बात सच है कि यहाँ पे लॉ जो ऑर्गन्स डोनेट होते हैं उसके लॉ इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, और ब्लैक मार्केटिंग बहुत ईजिली हो जाती है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे राइटर एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि यूके के न्यूज़पेपर में एक चीज़ बताई गई थी कि म्यांमार के बॉर्डर से यहाँ पे ना इंडिया में जो एनसीआर रीजन है, एनसीआर के किसी 2 हॉस्पिटल्स में जो है किडनी ट्रांसप्लांट का था। जब ये न्यूज़ यहाँ के गवर्नमेंट को पता चला और यहाँ पे जब रेड करी गई तो वो 2 हॉस्पिटल्स पकड़े गए। ठीक है, सोचिए कहाँ यूके में न्यूज़पेपर में पता चल रहा है, इंडिया में तो ये चीज़ इन्फॉर्म ही नहीं है कि म्यांमार के थ्रू जो है इंडिया के एनसीआर रीजन में जाके वो भी 2 छोटे हॉस्पिटल्स में जो है किडनी ट्रांसप्लांट हुआ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन का बंदा म्यांमार का है या फिर मान लीजिए यूके का है, ठीक है, वो ट्रांसप्लांट कर रहा है म्यांमार के एक पर्सन को, तो म्यांमार में ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ये इंडिया लेके आ रहे हैं और इंडिया के हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स कर रहे हैं वो ऑब्वियसली अपना जो है हिस्सा खा रहे हैं, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली हैं। इवन यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि अगर देखिए अगर आप बात करोगे इंडियन के ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का लॉ क्या कहता है, तो देखिए 3 तरह के डोनेशन आप इंडिया में कर सकते हो। एक तो ये है कि आपके जो नियर रिलेटिव्स होते हैं, मतलब आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, वो कर सकते हैं आपको, या फिर ऑल्ट्रिस्टिक डोनेशन जैसे होते हैं ना, बहुत या तो वो फिनेंशियली बहुत अच्छे हों या फिर दिल से बहुत अच्छे हों। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी डेथ से पहले ये कह के मरते हैं कि लिख के देते हैं डॉक्यूमेंट में कि मेरा जो है किडनी, मेरी जो लिवर है या फिर मेरा जो आई है, ये जो है डोनेट कर देना चाहिए, है ना, डोनेशन ऑफ द ऑर्गन्स होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑल्ट्रिस्टिक डोनेशन है, परोपकारी बोलते हैं अपनी इच्छा से। इसके अलावा एक स्वैप डोनेशन है जहाँ नियर रिलेटिव्स हैं, आप मेडिकल कंपैटिबल के साथ आप जो है स्वैप कर सकते हो। तो ये 3 तरीके से इंडिया में अलाउ है। और एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी इलीगल तरीके से होते हैं ना, ये जो रैकेट होते हैं किडनी लिवर के जो ट्रांसप्लांट के, वो इस ऑल्ट्रोस्टिक डोनेशन के फॉर्म में ही होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट देता है ना उसे नियरली 4 से 5 लाख रुपए दी जाती हैं पर किडनी के हिसाब से। ठीक है, ऑल्ट्रेशन डोनेशन इंडिया में बहुत फ्रिक्वेंटली केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इवन एक्चुअली यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि एक्चुअली अगर इंडिया का केस बात करोगे ना तो नियरली कम से कम 1.5 लाख पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हर साल ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना होता है। तो यहाँ पे सप्लाई और डिमांड का मिसमैच है, यानी इंडिया में खुद जो है इसकी डिमांड है, लेकिन यहाँ पे रैकेट बाहर के इंटरनेशनल लेवल बॉर्डर क्रॉस होता है, क्योंकि वहाँ सीधी बात है सबको हाई प्राइस मिलेगा, तो बंदा यहाँ लोकल में देने से अच्छा है वो फॉरेन वाले को किसी को देगा, है ना। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, अफ्रीका से जो है लोग, जहाँ पे वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर्स इतने ईजिली नहीं अवेलेबल होते हैं, वो लोग इंडिया आते हैं इस तरह के ट्रांसप्लांट के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि देखिए अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे अगर आप कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर आप फॉरेन के, जैसे मान लीजिए आप एशिया या साउथ एशिया से या फिर अफ्रीका से किसी कंट्री से हैं, है ना, मान लीजिए आप साउथ अफ्रीका से हैं, ठीक है, और आपको ट्रांसप्लांट कराना है और आप इंडिया आए, तो उससे पहले आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा अपनी एम्बेसी से, अपनी एम्बेसी से सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि भैया मुझे इंडिया जाना है, और इंडिया इसलिए जाना है क्योंकि कॉस्ट तो देखिए पूछते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप में कॉस्ट पूछा जाता है आपके पासपोर्ट पे, तो वहाँ पे जो है आप ये बता सकते हो, आपको ये सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा एम्बेसी से पास किया हुआ कि ये इंसान इंडिया जो है अपने डोनेशन के लिए जा रहा है या रिसीव करने के लिए जा रहा है जो इनके ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है, जो चीज़ें कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से हो रही है, तो जिसके बारे में यहाँ पे पूरा आर्टिकल बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे जो है क्लाइमेट की वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में बताया। एक्चुअली राइटर ने ना यहाँ पे ओवरऑल ग्लोबल के जो है ग्लोबल में अवेलेबल डिज़ास्टर्स की बात करी है। वो कौन कौन से डिज़ास्टर्स हैं हम देख लेते हैं। राइटर कह रहे हैं देखिए अक्सर हम क्या होता है कि डिज़ास्टर से इंसान तब तक सीरियस नहीं होता जब तक वो डिज़ास्टर उसको इंडिविजुअली इम्पैक्ट ना कर दे, है ना। जैसे अगर आप इंडिया की भी बात करोगे तो इंडिया में क्या है 2004 में आपको पता है कि बहुत बड़ा सुनामी हिट हुआ था, है ना। इस पूरे इलाके को जो है इसने हिट किया, लेकिन उसका शायद ही पूरे इस इंडिया को पड़ा हो। या फिर यहाँ पे अर्थक्वेक जो है आए दिन आपको पता है कि जो आपका गुजरात वाला एरिया है पेनिनसुला का, इसमें अर्थक्वेक बहुत बड़ा आया था, भुज अर्थक्वेक 2004 में, है ना। तो और इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड की बात करोगे तो यहाँ पे आए दिन आपको लैंडस्लाइड, आपको आए दिन अर्थक्वेक का, आए दिन कुछ ना कुछ, जैसे अभी जोशीमठ का कोलैप्स होना। ठीक है, तो ये इशू क्या होता है कि इंडिविजुअली इम्पैक्ट तभी डालता है जब या तो वो इन्वॉल्व हो या उसकी फैमिली इन्वॉल्व हो। ठीक है, लेकिन राइटर कह रहे हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्या होता है कि इस तरह के डिजास्टर से चाहे कंट्री में कहीं भी किसी भी कोने में हो रहा है, लेकिन ये लॉस सारे टैक्स पेयर्स को है। ठीक है, क्योंकि आपका देखिए पे किया हुआ टैक्स ना
किसी एक जगह जाके नहीं लगता, वो ओवरऑल आपके देश के इकोनॉमी को ग्रोथ करवाता है। तो यहाँ पे राइटर यही बताना चाह रहे हैं कि अब जैसे अगर आप नेशनल इंडिया की बात करोगे तो देखिए अभी टारगेट है इसका 5 ट्रिलियन पहुँचना, 5 से दिन 10 ट्रिलियन तक पहुँचना। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि जिस तरीके से ये डिजास्टर्स आते हैं ना, तो इकोनॉमी को ये आगे नहीं बढ़ाती, ये पीछे खींच देती है जितना आप आगे जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंसर्निंग करने वाली बात है। तो राइटर यहाँ कह रहे हैं कि अब बात आ जाती है इसके लिए क्या करें, तो बात है यहाँ पे डिज़ास्टर रिस्क इंश्योरेंस की बात। अब वो क्या होता है, देखिए ये जो डिज़ास्टर रिस्क इंश्योरेंस है ना, ये वर्ड तब न्यूज़ में आया जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी ने एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन DDRR में 2016 जो दिल्ली में हुआ था, उसमें इस चीज़ को हाईलाइट किया और इसमें 10 एजेंडा बताए DRR के बारे में, जो मेनली पॉजिटिवली जो है इसके साथ जुड़ा हुआ था कि हमें किस तरीके से जो है रिस्क कवरेज कवर करना होगा जब हमें डिज़ास्टर फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें 2 कंपोनेंट है मेनली। एक तो पहला ये है, तो पहला जो इसका जो सोल्यूशन है वो है एक तो फिज़िकल सेफ्टी, कि भैया अगर आपके पास डिज़ास्टर्स आने वाला है या आ जाएगा या आ सकता है, तो इसके लिए हमारे पास हमें फिज़िकली सेफ्टी जैसे कि वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, मिटिगेशन होना चाहिए, इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज होने चाहिए, जैसे कि हमारे पास NDRM है ना, डिज़ास्टर रिस्क जो है मैनेजमेंट है, इसके अलावा SDRM है, ठीक है, स्टेट लेवल का। इसके अलावा दूसरा जो है मेन तरीका जो राइटर बता रहे हैं वो ये है कि जो ऑप्टिमम कंपनसेशन देना, कि मान लीजिए कि डिजास्टर आ गया, लॉस हो गया, तो उसके बाद लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए इंडिविजुअली, कि भैया वो अपने लाइफ को वापस रिकवर करके वापस जो है अपने ट्रैक पे ला सके। लेकिन क्या होता है कि अक्सर ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना फंड इतना नहीं होता कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलपमेंट करना है और इंडिविजुअल को भी एक ह्यूज लेवल पे कंपनसेशन करना, इट्स अ बिट डिफिकल्ट टास्क फॉर द डेवलपिंग नेशंस, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए हमें राइटर बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है इंश्योरेंस कराना, कि इंडिया को जो है इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, यहाँ की जो कंपनीज़ हैं उन्हें भी फोकस करना चाहिए कि डिज़ास्टर्स के इंश्योरेंस को फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे नेशनल डिज़ास्टर जो है, ठीक है, अब नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है इसके लिए वर्कशॉप भी कंडक्ट कराया कि डिज़ास्टर से रिलेटेड अगर हम जैसे इंश्योरेंस शुरू भी करते हैं, तो देखिए कॉर्पोरेट कंपनीज़ के लिए तो फ़ायदा है, क्योंकि इंश्योरेंस से क्या होता है कि लोगों का पैसा मिलता है, ठीक है, वो इस मनी को जो है स्टॉक्स में लगा सकते हैं, जिससे डबल होने के बाद उसको रिटर्न वापस कंपनसेशन के फॉर्म में जब देंगे तो इनके पास खुद के पास भी एक प्लस अमाउंट होगा और वो अपने जो रिसीवर जो गिवर जो थे, ठीक है, उनको भी वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन जो कॉर्पोरेट पार्टीज़ हैं, जो लोग जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे एक मोटिवेशन देने वाली बात है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स को इस पे जो है आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस किया। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए क्या होता है कि जब आप रिस्क पे फोकस नहीं करते हो ना डिज़ास्टर, तो ये एक ह्यूज लेवल पे इम्पैक्ट करता है एक नेशन को। एग्जाम्पल यहाँ पे 2 बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बांग्लादेश का अगर आप देख लो, तो जब 1991 में साइक्लोन आया था ना, सुपर साइक्लोन, ठीक है, द फ्यूरी ऑफ सुपर साइक्लोन 1991 में, तो बांग्लादेश में नियरली कम से कम 1.5 लाख यानी 1,40,000 के लोगों के आसपास तबाही मचा दिया था, यानी उन लोगों की बिल्कुल डेथ हो गई, बहुत ज़्यादा उन्हें सीवियरली फेस करना पड़ा, ठीक है। और सेम ऐसे ही जो हाइती है, हाइती कहाँ पर है, ये कैरिबियन आइलैंड जो है, यानी आपका जैसे कि आप याद कीजिएगा, ये जो आपका USA है, ठीक है, ये USA है, तो ये USA है, तो यहाँ USA ये साउथ अमेरिका आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे जो है आपको छोटे छोटे आइलैंड्स मिलेंगे, ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स मिलेंगे जिसको हम कैरिबियन आइलैंड्स बोलते हैं, जहाँ के लोगों को हम रेड इंडियंस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हाइती है, ठीक है, ये एक आइलैंड है जिसमें 2011 में एक 9 रिएक्टर स्केल का, आप सोचिए 9 रिएक्टर, 5 में ही बिल्डिंग्स गिरना शुरू हो जाती हैं, 9 तो समझिए बहुत बहुत ह्यूज और बहुत ट्रेमेंडस वाला एक अर्थक्वेक था, ठीक है, जिसमें 3.5 लाख लोगों को जो है यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया इसने, और यहाँ पे ह्यूज नंबर पे लोगों को जो है माइग्रेशन करना पड़ा। और आज भी ये एक बहुत बड़ा हॉन्टिंग इंसिडेंट है USA के लिए, ठीक है। इवन यहाँ पे अफ्रीका की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे ड्रॉट जैसे फिनोमेना देखने को मिलता है, जैसे सोमालिया, सूडान, वेस्टर्न सहारा, क्योंकि देखिए अगर आप अफ्रीका की बात करेंगे तो क्या है कि ये जो आपका सूडान, चाड,
आपका जो नामीबिया वाला डेजर्ट है, इन लोकेशन पे ये जो कंट्रीज़ हैं एक्चुअली एक तो यहाँ पे डेजर्ट है, ठीक है, रेनफॉल भी बहुत कम होता है, रेनफॉल इस ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा होता है, इस वेस्टर्न के सराउंडिंग में नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ का इनका जो जोग्राफिकल लोकेशन है, यहाँ पे कोल्ड विंड्स भी चलती हैं, जो करंट होती है, जो करंट कोल्ड करंट होती हैं, ठीक है, कैनारी करंट चलता है यहाँ पे। तो क्या होता है कि ये यहाँ पे डेजर्ट के फिनोमिना को बढ़ा देता है, और डेजर्ट क्या होता है, ड्रॉट का एक सिंबल है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इस कंट्री को बहुत ह्यूज लेवल पे टर्बुलेंस फेस करना पड़ता है, और इसको सोल्यूशन निकालने के लिए अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के जितने डिफरेंट कंट्रीज है, स्पेसिफिकली सोमालिया, सूडान, वेस्टर्न, इन्हें उधार लेना पड़ता है। अब आप सोचिए, अपनी इकोनॉमी को सुधार करने के लिए आप उधार ले रहे हो, फिर आप अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करोगे, उसको ग्रोथ पे लेके आओगे, फिर वापस जो आपने कमाया उसको वापस डेप्ट चुकाने में लगाओगे, तो एक साइकिल, विशियस साइकिल में फंस जाता है ना। तो सेम इसी तरीके से अगर आप बात करोगे, जैसे अगर हमारे नियर जो कंट्री पाकिस्तान है, इसे आज भी जो है सिक्योरिटी इशूज़ फेस करने पड़ते हैं। अभी आपको पता होगा कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस से फेस कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है 1980s में जो अफगानिस्तान के द्वारा, एक्चुअली क्या होता है कि देखिए 1980s में रशिया के द्वारा इन्वेड किया गया था अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग पाकिस्तान माइग्रेट होके आ गए थे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो है यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट्स है उसने वहाँ पे सपोर्ट किया, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं। तो क्या होता है कि जब लोग माइग्रेट करते हैं, वो भी तो एक इशू है ना, तो यहाँ पे एक दूसरे नेशन पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरे नेशन पे जो रिसोर्सेज का इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी एक बड़ा एक डिज़ास्टर क्रिएट होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की, इन सारे वल्नरेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, इवन अगर आप अभी भी देखोगे तो यहाँ पे अफगानिस्तान पे तालिबान ने अटैक कर लिया पूरी तरीके से, और इवन यहाँ पे जो है बहुत बड़ा माइग्रेशन भी लोगों का होता है, स्पेसिफिकली फूड्स की वजह से उन्हें सही तरीके से प्रॉपर जो है जगह, रहने को जगह। इवन यहाँ पर अगर आप बात करो कि इजराइल पैलेस्टीन का इशू देख लीजिए, कितने सारे लोगों को जो है यहाँ पे बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं वॉर की वजह से, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़े लेवल पे दिख रही है। ऑल्दो यहाँ पे देखिए इंडिया जो है अपने लेवल पे अपने प्रॉब्लम्स को जो है इरेडिकेट करने के लिए कोशिश कर रहा है, चाहे वो इंडिया के साथ जैसे पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर हो, या फिर अपनी सिक्योरिटी हो, हम इन अपनी ह्यूमन की सिक्योरिटी को लेकर, अपने प्रैग्मेटिज्म को लेकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है रिस्क इंश्योरेंस पे फोकस करने की यहाँ पे राइटर जो है बता रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा, एग्जाम्पल बढ़िया थे इसमें, है ना। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए आपको पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ना अभी रिसेंटली लास्ट मंथ क्या अनाउंस किया था कि 2030 तक, है ना, 2030 तक जो है इंडिया 500 बिलियन टारगेट अचीव कर लेगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर आप ले सकते हो, जैसे कि अभी एप्पल की बात करें तो एप्पल अकेला $14 बिलियन जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करता है इंडिया से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को, और 1.5 लाख लोगों के आसपास लोगों को जो है यहाँ पे रोज़गार देता है, और जिसके वजह से नियरली जो है अभी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो आउटपुट है वो 660 जो है बिलियन पहुँच चुका है, ठीक है। और अभी जो है हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 2030 तक जो है 500 बिलियन और है, बिलियन है, ठीक है। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए राइटर बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो है मेनली यहाँ पे क्या फोकस किया है, जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो आपकी राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इन चीज़ों पे फोकस कर रही है। तो राइटर यहाँ ये कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि किन किन लीगेसी पे हम फोकस करें, ऐसा कौन सा इन्वायरमेंट हम तैयार करवा कर दिए कि हमारे जो क्लस्टर्स हैं, जैसे ग्लोबली क्लस्टर्स होते हैं, अब ग्लोबल क्लस्टर का मतलब जो नेशन इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को बनाने में बहुत बड़े टाइकून है, जैसे फॉर एग्जांपल ताइवान है, जापान है, साउथ कोरिया है, चाइना है, चाइना का शिनजान प्रोविंजन है, नॉर्दर्न जो है की इकोनॉमिक रीजन्स है इन वियतनाम, ये बहुत बड़े क्लस्टर्स हैं जहाँ पे आपके छोटे छोटे माइन्यूट चिप्स से लेकर बहुत बड़े गैजेट्स यहाँ बनाए जाते हैं, ठीक है। इवन अगर आप एप्पल का प्रोडक्ट भी देख लोगे ना, तो इसकी जो बैटरीज है वो वियतनाम में बनती है, इसका जो कवर है वो चाइना में बनता है, असेंबल कहीं और होता है, उसके बाद सेलिंग अमेरिका में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के बहुत बड़े जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्या होता है, इसकी खासियत है ये एक जगह मैन्युफैक्चर नहीं होती है, इसके जो वेयर पार्ट्स होते हैं, चार्जर कहीं और हो रहा है, उसकी बॉडी पार्ट कहीं और है, उसका कवर कहीं और है, उसकी बैटरी कहीं और है। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर वैसा ही इंडिया में लाने का जो है मेन टारगेट है। और अगर आप अभी पूछोगे कि मैम क्या अभी इंडिया में हमारे पास नहीं है हमारे पास। अब जैसे अगर आप बात कर लोगे मेजरली तमिलनाडु का जो श्री पेरम्बतूर है, वहाँ पे नोएडा जो आपका यूपी में है, ये मेनली हमारे पूरे इंडिया का 50% इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। लेकिन हमें इसे और कॉम्पिटिटिव लार्जली हमें इसको बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें कुछ काम करने होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने मेन चीज़ फोकस किया है, लार्ज साइज ऑफ एंकर इन्वेस्टर चाहिए, कस्टमाइज रेगुलेशन सूट
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी होनी चाहिए। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर है वो इंडस्ट्रियल पार्क लेवल का होना चाहिए। तो वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो पॉइंट्स मेजरली फोकस करना चाह रहे हैं राइटर। तो सबसे पहले है लार्ज साइज एसेंशियल फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। जैसे राइटर यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो आपका प्लांट होता है ना, जो इंडस्ट्री का प्लांट होता है मैन्युफैक्चरिंग का, अगर आप चाइना की बात करेंगे तो चाइना इसी इंडस्ट्री से कम 350 बिलियन कमा रहा है। ठीक है, शेंजान सिर्फ एक प्रोविजन है, वहाँ से प्रोविंस है, वहाँ एक लोकेशन से 350 बिलियन अकेला इतना बड़ा देश जो है कमा रहा है। और उसका अगर आप पूरा प्लांट देखोगे ना तो कम से कम 2000 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा प्लांट फैला हुआ है। तो पता है क्या होता है, जब बहुत बड़ा प्लांट होता है ना आपके पास, तो आप अच्छा खासा रिसर्च, आपके पास टेस्टिंग लैब का, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग का, आपके पास जितने भी लेबर्स हैं उनके रुकने का, खाने पीने की व्यवस्था, सारी चीज़ें आपके पास इजीली अवेलेबल होती है। और वहीं अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया का जो आपका EMC है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो एवरेज जो है 2.5 किलोमीटर के अंदर में ही है। दैट मीन्स बहुत छोटा क्लस्टर है। तो इससे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर जो है अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा सकते, कंपनी का बहुत बड़ा रिसर्च नहीं कर सकते हो और बहुत ज़्यादा लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज लेवल का क्लस्टर हमें यहाँ पे ज़रूरत है। दूसरी बात, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्रीज होती हैं, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे फॉक्सकॉन की फैक्ट्री है जो श्री पेरम्बतूर में है, वो सिर्फ और सिर्फ 21,000 वर्कर्स को देती है जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज लेवल पे अगर जॉब देना है तो आपके पास बिल्डिंग्स भी होनी चाहिए, वर्कर्स होने चाहिए, आपके पास इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हो, उसके लिए आपके पास जो बहुत बड़ा क्लस्टर है वो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि हमारे इंडिया में क्या हो, थोड़ा पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़ आती हैं लार्ज लेवल पे लैंड को कैप्चर करने में, वहाँ पे जो है इंडस्ट्री सेटअप करने में। तो यहाँ पे नियरली हमारे पास 300 स्क्वायर किलोमीटर पे जो है स्पेशल रीजन है अभी हमारे पास, लेकिन हमें और काम करने की ज़रूरत है इन चीज़ों पर। अब जैसे अगर आप बात करोगे शेंजान जो प्रोविज़न है जो नियरली 2000 स्क्वायर किलोमीटर है, वहाँ पे अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे तो 6.5 मिलियन वर्कर्स को ये नौकरी देता है। लेकिन वहीं जो मुंद्रा EMC है, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन है, क्लस्टर है, कहाँ पे है ये? गुजरात में है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 2.5 स्क्वायर किलोमीटर में है और 5000 वर्कर। सोचिए कहाँ 5000 वर्कर और कहाँ 4.6 मिलियन लोगों को, नियरली 46 लाख को वो जॉब दे रहा है, और कहाँ 5000, है ना। तो कितना बड़ा एक प्रो इसके पास है चाइना के पास। तो यहाँ पे लार्ज साइज एंकर इन्वेस्टर क्या करता है कि आपके रीजन्स के लिए इन्वायरमेंट तैयार करना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्रो एम्प्लॉयमेंट लेबर्स लॉ बनाना, लॉन्गर शिफ्ट तैयार करवाना, ग्लोबल देखिए ये बात तो सही है कि ग्लोबल कॉम्पिटिशन को आपको मीट करना है तो आपके लेबर्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा विद स्किल्स के साथ। अब विद स्किल्स के साथ काम करना एक अलग इशू है, प्लस उसके पास आपके पास अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, आपके पास स्पेस होना चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास उस तरह का जो है पूरा टेस्ट लैब, सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तभी आप एक ह्यूज लेवल पे एक ह्यूज मार्केट क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, इनके वेयर हाउस देखें आपने, पता है पहले आज से 10 साल पहले ना 2014-12 के आसपास अगर आप देखोगे तो इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन था ना बहुत कम था। फ्लिपकार्ट तो मेनली बुक्स के लिए था, हम कॉलेज वगैरह में रहते थे तो वहाँ पे आप बुक्स ले सकते हो, वो भी बहुत टाइम से आता था। ठीक है, उस समय तो फ्लिपकार्ट पे बुक्स फ्री भी मिलती थी, चार्जेस नहीं लगते थे बुक्स के लिए। लेकिन अब जो है नियरली कम से कम 50-60 रुपये तो लगता ही लगता है। लेकिन अब जो है, अब अमेज़ॉन का देख लो, अब अमेज़ॉन का ऑन डे डिलीवरी भी अवेलेबल है। अब ऑन डे जिस दिन आपने ऑर्डर किया उसी दिन डिलीवरी पॉसिबल कैसे है? यानी आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपके बहुत नज़दीक है लोकेशन। तो आप सोचिए इन्होंने कितने बड़े लेवल पे अपने वेयर हाउस को बिछाया है ना, कितने अलग अलग लोकेशन में। और इंडिया बहुत छोटा मोटा कंट्री नहीं है, बहुत बड़ा कंट्री है इंडिया। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है यहाँ पे सीखने के लिए। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें फोकस करना है। और ऊपर से यहाँ पे जो है राइटर बता रहे हैं लेबर्स के साथ, लेबर के लॉन्ग और उसके अलावा जो लॉन्गर शिफ्ट के साथ हमें वुमेन्स पे भी फोकस करना है। अभी जैसे रिसेंटली आपको याद होगा एप्पल की कंपनी या इन्फोसिस की कंपनी थी, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कंपनी ने इन्फोसिस की कंपनी थी शायद, जिनमें तमिलनाडु में जो वुमेन लेबर है उन्हें मना कर दिया था ऑफिस यानी कंपनी में काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु की जो वुमेन्स होती हैं जो स्पेसिफिकली मैरिड होती हैं वो ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, यानी गोल्ड वगैरह बहुत वियर करती हैं। तो क्या होता है कि जब मेटल से रिलेटेड आप इंस्ट्रूमेंट में काम करते हो तो उसमें जो है चांसेस होते हैं फ्रिक्शंस का मेटल से, है ना, या फिर गोल्ड जो है अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से वहाँ पे जो है वुमेन्स को कहीं ना कहीं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर के बेसिस पे यहाँ पे बाइफरकेट करना एक सही सॉल्यूशन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बताई कि वुमेन को आपको पार्टिसिपेट करने के लिए फोकस करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो है मेनली है टैक्सेशन और टैरिफ पे फोकस करना पड़ेगा। देखिए आप चाहे ह्यूज लेवल पे आप अपनी जो है प्रोडक्ट को तैयार कर लीजिए, अगर आप जो है
आप अपने ही प्रोडक्ट्स पे अपने GST लगा रहे हो या फिर कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो, या फिर दूसरे कंट्री जो है आपके प्रोडक्ट पे अगर कस्टम ड्यूटी लगा रहे हैं, तो फिर ये मार्केट में जाके चैलेंज नहीं कर पाएगा दूसरे कमोडिटीज़ को। अब बात करोगे कि दूसरे कंट्री से कैसे कस्टम ड्यूटी दिलवाएं, कम करवाएं, क्योंकि इसी में ही तो जियो पॉलिटिक्स होती है ना, इसी में तो दोनों के कंट्रीज़ के बीच में वार्तालाप होती है कि भैया आप मेरे लिए ये चीज़ें फ्री कर दो, मैं आपके लिए ये चीज़ें फ्री कर दूंगा, हम आपस में जो है फ्री जो एक्सपोर्ट गुड्स हैं वो पॉलिसी साइन करते हैं। तो वो रिस्क यहाँ पे गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, क्रॉस बॉर्डर में काम करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो ग्रेट वैल्यू है वो बढ़ सके, हम सप्लाई कर सकें, जैसे कि वियतनाम और चाइना करता है। आप सोचिए, चाइना से इंडिया में इतने कम से कम 5 रुपये से लेकर लाखों करोड़ों तक में सामान है चाइना की बनाई हुई कंपनी। आपके पास पैसा होगा तो बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिलेगी, आपके पास सस्ता पैसा है तो चीप से चीप प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएगा चाइना का। ये खासियत है चाइना की, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें जो है फोकस करने की ज़रूरत है। लॉ मेकर्स को जो स्पेसिफिकली जो टैक्स है, मैनेजमेंट है, एंटिटीज़ है, यहाँ पे फोकस करना होगा। अगर हमें जो है, जैसे अगर आप बात करोगे, अभी हमारे पास ऑयल एंड गैस जो अभी देखिए 80 से 90% ऑयल हम जो है वेस्ट एशिया से इंपोर्ट करते हैं, उस पर भी तो हमने टैक्स कम कर रखा है ना, ताकि हमारा जो प्राइस एक नॉर्मल स्टेबल रहे। लेकिन हमने अभी बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं इन सब चीज़ों पे नहीं कर रखा। तो राइटर बता रहे हैं कि इन पे हमें करने की ज़रूरत है, तब जाके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं कि इकोनॉमिकली जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, जो आपके बड़े चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया की तरह, तभी आप जो है रीच कर पाओगे अपने मार्केट को। ठीक है, तो ये सारी रिफॉर्म्स हैं। बाकी ये हो गया आर्टिकल। इसके अलावा एक लास्ट आर्टिकल है, देखिए यहाँ पे नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। एक्चुअली बात क्या है, देखिए यहाँ पे जो नॉर्थ कोरिया है ना, उसने क्या किया, जो साउथ कोरिया, नॉर्थ और साउथ, जैसे मैं आपको मैप से दिखाती हूँ, रुकिए, ये रहा, देखिए क्या होता है, देखिए ये नॉर्थ कोरिया है, ये आपका साउथ कोरिया है, इनके बीच में एक पैरेलल है, 38 डिग्री पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से रोड कनेक्टिविटी तो है, रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है। तो अब नॉर्थ कोरिया के जो मिस्टर किम जो हैं, उन्होंने क्या करा, यहाँ के रोड्स वगैरह को तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे काफ़ी एक वॉर का सिस्टम बन चुका है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पे जो अटैक करना शुरू कर दिया, यहाँ के प्लेसेस पे बम ब्लास्ट करना। अब साउथ कोरिया जो है, अब यहाँ पे वापस इन्होंने रिट्रीट कर दिया है। इन्होंने कहा कि अगर आप वापस करोगे तो अब वापस ये चीज़ वॉर में बदलने में कोई देरी नहीं लगेगी। एक्चुअली इन शॉर्ट मैं बताऊँ, साउथ कोरिया ना USA के अलाइज में है, और नॉर्थ कोरिया रशिया के अलाइज में है। ठीक है, अलाइंस में है। तो वैसे भी नॉर्थ कोरिया USA से तो बहुत नफरत करता है, बहुत ज़्यादा, वेस्टर्न कल्चर से तो बहुत ही सख्त नफरत है, लेकिन साउथ कोरिया नहीं है। ठीक है, तो ये भी, और ये चीज़ पार्टीशन जो है ना, आपको 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही देखने को मिलेगा, तभी से 38 पैरेलल लाइन बनी थी। ठीक है, तो अभी इस वजह से न्यूज़ में, तो आप एक बार प्लीज़ इसके लोकेशंस देख लीजिएगा। ये कोरियन बे है। इसके अलावा यहाँ पे जो है आप और अच्छे से देखो, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये येलो सी एरिया, ठीक है, जिस पे चाइना क्लेम करता है, साउथ चाइना सी के आसपास, बहुत ईस्ट सी ऑफ जापान, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया चाइना से बॉर्डर शेयर करता है और साउथ कोरिया नहीं करता, आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है जो आपका नॉर्थ कोरिया है वो रशिया से भी बॉर्डर शेयर करता है, ये देखिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए ये रहा 38 पैरेलल, जो कि 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब साउथ कोरिया पे रशिया ने इन्वेड किया था, तब ये लाइन खींची गई थी। एक्चुअली उस समय साउथ कोरिया बहुत बंजर था, अंडर डेवलप्ड था। उसके बाद यहाँ पे जो है USA ने अपना अलाइंस बिठाया, तो तब से लेकर अब तक जो है ये इसी तरीके से पार्टीशन चल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है, एक बार देख लेते हैं ना। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देखिए, यूरोप ने ना अपना बहुत बड़ा एक नासा के साथ मिलकर इंटर प्लानिटरी मिसाइल बनाया है जुपिटर में जाने के लिए, जो कि लॉन्च होगा 11 अप्रैल 2030 को। ठीक है, और ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है USA के लिए, यूरोप के लिए। ठीक है, और इसका मेनली 1.52 बिलियन यूरोपियन सिपर मिशन जो है, इसमें मेनली बनाया गया है नासा के द्वारा। ठीक है, बहुत अच्छा खासा अमाउंट लगा है। तो यानी कहना यह है कि 2030 के बाद आपका इंटर प्लानेट, यानी आप अर्थ के प्लानेट से जुपिटर जाना बहुत ईजिली हो जाएगा ह्यूमन के लिए भी। ठीक है, तो ये आर्टिकल है। तो ओवरऑल ये आज का आर्टिकल था। थैंक यू।